जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित महिंद्रा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होने वाला है उन मई में। तो उसका मॉडल पेपर है 2017 का। इससे पहले मैं 2018 का मॉडल पेपर करा चुका हूं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें दो प्रश्न पत्र होते हैं। जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो आपका कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के जो स्टूडेंट होते हैं उसमें अलग अलग हो जाता है। तो आइए देखते हैं, पहले फर्स्ट पेपर देखते हैं। ये जो खंड ए है सामान्य ज्ञान, यानी खंड जो ए है वो सामान्य ज्ञान है। तो इसमें जो आपका जी के जीएस है ये सब होने वाला है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। यानी कि जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से शुरू की थी, तो वो की थी साबरमती आश्रम से। तो ये दांडी यात्रा की थी तो कब से की थी महात्मा गांधी ने शुरू, तो 12 मार्च 1930 से शुरू की थी। और ये कब तक चली थी, 6 अप्रैल 1930 तक। और इसमें जो महात्मा गांधी के साथ जो अनुयायी थे तो 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमे से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे। यानी कि इसकी बात करें तो आंसर है ए, भोलाभाई देसाई ने है। आज़ाद हिंद फौज जो आज़ाद हिंद फौज है उसका जो मुकदमा जुड़ा था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो ये था 1945 में जो लाल किले में इन्होंने बमबारी की थी उससे जुड़े हुआ जो बात था। तो वो किसने लड़ा था, तो भोलाभाई देसाई ने लड़ा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। तो आंसर है इसका सी, यानी कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 का हुआ था उसमें पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तो इसकी जो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर फोर है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। यानी कि जो मातृ देवी की पूजा है वो किससे संबंधित है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर सी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उससे संबंधित है मातृ देवी की पूजा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी जो उपगुप्त है उसके प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो आंसर है बी, यानी जैनियों द्वारा। ये जो राजस्थान का माउंट आबू में स्थित जो जैन मंदिर है वो जैनियों से संबंधित है। अगर माउंट आबू मंदिर की बात करें तो ये जो सामंत बीमल है उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर सेवन है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो गीत गोविंद जो किताब है उसके लेखक कौन थे, तो जयदेव। जो जयदेव है उन्होंने गीत गोविंद पुस्तक लिखी थी, किताब है गीत गोविंद। इसमें इन्होंने जो जयदेव है इन्होंने गोपियों के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। यानी कि नहीं की थी, पदवी ग्रहण नहीं की थी। तो आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी है वो व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर सी है इसका, जो शुक्र है ये सौरमंडल में पृथ्वी के आकार के ग्रह की तरह दिखाई देता है। तो इस समय पर हमारे जो ग्रह है, हमारा जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, एट एट ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं। यानी कि जो उपग्रह कैसा, उपग्रह क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, इस तरह से पूछ रहा है कि किसका उपग्रह नहीं है। तो आंसर की बात करें तो आंसर सी है, यानी कि बुध जो है उसका कोई उपग्रह नहीं है। और एक बात तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन भी आए कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। बुध है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी कि जिसमें वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर है बी, मेट्रोलॉजी है उसे वायुमंडलीय दशा के अध्ययन के कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है। तो आंसर है बी, यानी कि असम जो है, असम में है नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है ये। और एक एक क्वेश्चन याद करना, जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच में माजुली द्वीप है। और अभी हाल ही में से एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो सम्मान प्राप्त हुआ है माजुली द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारा पश्चिमी घाट है ये
इस घाट की बात की जा रही है, तो इसका जो उत्तरी भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी जो कोंकण तट बोला जाता है इसे। तट की लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, यानी कि 1600 किलोमीटर है इस कोंकण तट की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? यानी कि जो नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है उसमें किस तरह के वृक्ष मिलते हैं? तो आंसर है सी, यानी कि यूकेलिप्टिस, जिसे हम आम भाषा में लिप्टिस बोल देते हैं, इसे यूकेलिप्टिस के वृक्ष मिलते हैं नीलगिरी में। नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। एक तरफ सहायक नदी दे रखी है, एक तरफ मुख्य नदी दे रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं केवल 3 सही है, यानी कि जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती हैं, बाकी चंबल और सोन ये सब गलत है। अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल यमुना में मिलती है, और सोन की बात करें तो ये गंगा में मिलती है। जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो इसमें जो सही आंसर है 3, यानी केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो निम्न यानी कि कम प्रोडक्टिविटी का उत्तरदायी नहीं है? तो आंसर है बी, आवश्यक आदानों की उपलब्धता। यानी कि नंबर 70 है, निम्न में से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? तो आंसर है डी, यानी कि स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। ये सभी जो तीनों फैक्टर हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार किया हुआ था? यानी कि जो हमारा संविधान है वो किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। एक बात याद रखना, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का ने प्रारूप समिति का जो गठन किया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ है। और जो आपका 26 नवंबर 1949 को कुछ मतलब संविधान के कुछ आर्टिकल लागू हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो भारत का संविधान में इसमें मौलिक अधिकार हैं, तो आंसर है ए, मूल संविधान के एक भाग के रूप में है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे जो संविधान है उसमें एक भाग है, उसमें संशोधित यानी कि उसमें रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक DPSP सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या बाध्य योग्य नहीं होंगे? तो आंसर, इसका आंसर की बात करें तो आंसर इसका जो है सी है, अनुच्छेद 37 के द्वारा ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है इसका ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है DPSP में। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, यानी जो सांख्य दर्शक हैं उसके प्रवर्तक कौन है? तो आंसर है ए, कपिल जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सामूहिक उपभोग का अर्थ है, यानी जो सामूहिक उपभोग है उसका अर्थ क्या है? तो है घरेलू खपत। जो घरेलू खपत है वो सामूहिक उपभोग के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में किस वस्तु की मांग लोचदार है? यानी कि लोचदार मांग की बात की गई है इसमें। तो आंसर जो है इसका आपका सी, यानी चावल जो है उसकी जो चावल जो वस्तु है उसकी मांग जो है लोचदार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नकदी रिजर्व अनुपात खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में किसके उपकरण है? यानी कि CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व रेशियो। तो इससे किससे संबंधित है? तो है मौद्रिक नीति, यानी कि इससे मौद्रिक नीति को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जिसे बोलते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है नगद CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशन से। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? यानी कि वैकल्पिक मुद्रा ऑप्शनल मनी की बात की गई है, तो आंसर है सी, चेक है हमारा वो एक वैकल्पिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, गोल्डन हैंड शेक स्कीम का संबंध है? तो आंसर है इसका डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। यानी कि गोल्डन हैंड शेक का मतलब यह है कि
जो व्यक्ति अपनी 60 साल जिसकी उम्र होती है रिटायरमेंट की, 65 साल जिसकी 66 साल होती है, तो वो जब चाहे अपने अपनी इच्छा अनुसार सेवानिवृत्ति ले सकता है अपनी जॉब से। क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें अनुमान तो लगाया गया था कि मान लीजिए 20% हमारी विकास दर रहनी है, और वो जो आपकी विकास दर रही थी वो 15% रही, तो वो इसमें ये बात की गई है। तो आंसर है बी, जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना है उसमें ये सब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? यानी कि जो इसमें बात की गई है साख नहीं है, तो आंसर है डी, बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी। यानी कि बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है, इसमें मात्रात्मक साख नियंत्रण की कोई विधि नहीं है, क्योंकि साख नियंत्रण मतलब यह है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो इसमें बैंक दर भी कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आरबीआई चाहे तो अगर उसकी मान लीजिएगा 6% ब्याज दर से पैसा देता है, तो बाद में कैसे तो 8% से कर देगा, तो इससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। नगद प्रारक्षित अनुपात यानी CRR, वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता मतलब होता है CLR, कैपिटल लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 30 है, तरलता अधिमान क्या होता है? तरलता अधिमान क्या होता है? बैंक जमा रखने की इच्छा, यानी कि जो तरलता अधिमान है वो बैंक जमा रखने की इच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? तो आंसर है CDEC, जो CDEC है उसने परम जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, DTP का विस्तार करें, यानी कि DTP की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो DTP की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 33, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? तो है शक्ति पुंजों से तटस्थता, यानी कहने का मतलब ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व है वो दो गुटों में बढ़ गया था, एक तरफ USSR था और एक तरफ USA था। तो भारत ने क्या कहा कि भारत ना तो इस गुट में ज्वाइन होना चाहता था और ना ही इसमें, तो इसलिए गुट निरपेक्षता का मतलब यह है कि इन दोनों गुटों से अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत राष्ट्रसंघ का सदस्य कब बना? यानी कि जो भारत है वो UN का सदस्य कब बना था? तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, वर्ष 1945 में भारत UN का सदस्य बना है। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? यानी कि पीस डे कब मनाया जाता है, इस बारे में बात की गई है। तो आंसर है सी, यानी कि 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर की बात करें तो आंसर सी, यानी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। यानी जो WTO है हमारा, उसका जो कार्य है उसमें मतलब विश्व में व्यापार में वृद्धि करना और जो प्रतिबंध होते हैं उन पर समाप्ति करना, और विश्व में एक प्रतिस्पर्धा जो मार्केट होती है उसको बनाए रखना, इन सब के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? यानी कि प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, तो आंसर है बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो प्रशिक्षण का मतलब ये है कि ये कोच को दिया जाता है, जो कोचिंग देते हैं उनको उनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ किया है? तो आंसर है बी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में इस योजना शुरू की गई है अपनी 300वीं वर्षगांठ में, यानी जो स्वीडिश सेंट्रल बैंक की जो 300वीं वर्षगांठ थी उसके उपलक्ष्य में ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर है सी, भारतीय ज्ञान पीठ ट्रस्ट जो है उसके द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? तो आंसर है डी, उड़ीसी जो हमारा नृत्य है उससे संबंधित था संयुक्ता पाणिग्रह का संबंध। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जो क्वेश्चन है ये उस समय का तो आपका करंट का क्वेश्चन था,
अभी आपका स्टैटिक का ऑप्शन हो गया है कि जो 7 सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो आंसर है इसका बी, यानी जो बोला चौधरी है उसने विश्व के 7 सागरों को पार किया है। क्वेश्चन नंबर है 42, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है, यानी कि फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है, तो आंसर है बी, यानी जो बास्केटबॉल है उसमें जो फ्री थ्रो बोला जाता है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर है सी, सैयद माउंट गोमरी, जो सैयद माउंट गोमरी है उसके द्वारा स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 44, रंगवर्धनता किस प्रकार का रोग है, तो इसका आंसर है सी, अनुवांशिकी, जो अनुवांशिकी है उसके द्वारा रंगवर्धनता का रोग होता है। इसमें हरे और लाल रंग का डिफरेंस करना यानी अंतर नहीं कर पाते हैं इस रंगवर्धनता रोग में। और आनुवांशिक मतलब होता है जो रोग आपको अपने माता पिता यानी कि अपने वंशजों से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर ए है, यानी विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B6 की बात करें तो इससे जो होता है तो पायरोडोक्सिन जो है वो विटामिन B6 से होता है। और आपके अगर B2 की बात करें तो B2 से होता है आपका रायोपोवोफ्लेविन, यानी कि जो रायोपोवोफ्लेविन है वो विटामिन B से होता है। और B12 से होता है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन जो होता है वो B12 से होता है। और आपका एक होता है B5 से होता है पेंटाथेनिक एसिड, जो पेंटाथेनिक एसिड है वो B5 से होता है। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया पीछे, तो इसका जो रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन, जो पायरोडोक्सिन है वो विटामिन B6 का नाम है। क्वेश्चन नंबर 47, गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर है ए, यानी न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है 48, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है, तो वो कौन सा रोग है, तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी जो हीमोफीलिया है उस रोग से मनुष्य का जो खून का थक्का नहीं बन पाता है। जब आपका खून लगातार बहता रहता है तो इससे क्या होता है, तो आपका जो ब्लीडर डिसीज है वो हो जाता है। जो रोग होता है ये वंशानुगत होता है, यानी कि अगर आपके माँ बाप को इस तरह का रोग होगा तो वो आपको भी आने की संभावना अधिकांशतः 100% होती है। क्वेश्चन नंबर है 49, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी बेंजोइक अम्ल है उसमें दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 50, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी, यानी कि जो लैंगिक जनन है उसकी विधि की खोज किसने की थी, तो आंसर है ए, जिंडर व लेडरबर्ग ने लैंगिक जनन की विधि की खोज की थी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।